तो माय फ्रेंड, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे थे? आज हमारा चौथा क्लास है और हम लोग जो पढ़ रहे हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा जानकारी है। एक्चुअल में हमारा क्या है, वो प्रोसेस करने के लिए अभी हम लोग एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि वो प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन हमको कैसे चॉइस करना है ना। उस प्रोसेस को पूरा कंडक्ट करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे चॉइस करना है, हम उसके बारे में कर रहे हैं। तो हम लोग पुराने क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने एक केस स्टडी किया था और उस केस स्टडी में हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ टू सेलेक्ट रेंज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो हमने हीट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल लिया था और हीट एक्सचेंजर के एग्जाम्पल से हम लोगों ने उस चीज को समझा कि हम रेंज को कैसे सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली में रेंज सिर्फ 2 लाइन का टॉपिक रहता है। 2 लाइन पढ़े कि व्हाट इज रेंज, आपको क्वेश्चन भी उतने ही आते हैं, बट एक्चुअल उसका प्रैक्टिकल यूज कैसा है वो हमको समझना जरूरी है। ठीक है, बियॉन्ड द बुक जाना आजकल हमको जरूरी है, तब जाके आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाएंगे, इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्रिसीजन। ओके, प्रिसीजन कि प्रिसीजन क्यों किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, प्रिसीजन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी रखेंगे और उस केस स्टडी से हम लोग देखेंगे कि एक टेक्नीशियन, अगर आप एज ए इंजीनियर या एज ए टेक्नीशियन हो, ठीक है, तो आपको कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन मेजर करना है और क्यों उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन मेजर करने की जरूरत आपको इंडस्ट्री में पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिसीजन, व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है? इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट अंडर सेम कंडीशन, फिर से पढ़ो, इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ द सेम इनपुट अंडर सेम कंडीशन, a precision sensor will consistently produce very similar output value. This line is very important ना, ठीक है, produce very similar output value, very similar output value। अब फिर से पढ़ो, इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट, इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इससे आपको क्लियर समझ आएगा। अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत सोचो, ये जैसे ये होता है ना, ये मान लो आपका क्या है, एक गोल है, गोल पॉइंट है, ठीक है, ये गोल पॉइंट है। अब जो भी वो तीर मारने वाला आदमी है ना, इसको समझो, उसके बाद मैं उस वर्ड को समझाऊंगा। ये हमारा मेन पॉइंट है। अब कोई आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से तीर मार रहा है, तीर मार रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो यहाँ जा रहा है तो मान लो उसने सबसे पहले कहाँ पर पॉइंट आउट किया, उसने सबसे पहले पॉइंट आउट किया यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडरी फिर से उसने मारा, फिर उसने यहाँ पॉइंट आउट किया, 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 यहाँ पॉइंट आउट किया, यहाँ पॉइंट आउट किया, यहाँ पॉइंट आउट किया, ठीक है। तो जहां जहां ये पॉइंट आउट करते जाएगा, ठीक है, जहां जहां ये पॉइंट आउट करते जाएगा, ये तो हम लोग इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखने से हमको क्या पता चल रहा है, इसको देखने से हमको ये पता चल रहा है कि एक आदमी जो तीर लगा रहा था, ठीक है, एक आदमी जो यहाँ पर तीर लगा रहा है, इसको समझो, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये तीर लगा रहा है, ठीक है, कोई तीरंदाज है, वो तीर मार रहा है। तो जब वो तीर मार रहा है तो उसको ये पता चला कि वो यहाँ इस एरिया में ही वो बार बार उसका तीर जा रहा है, ठीक है, बार बार तीर क्या है, इसी एरिया में जा रहा है। तो और एक आदमी जब फिर से दूसरा आदमी जो है, दूसरा आदमी है,
वो जब तीर लगाता है, दूसरा आदमी है, जब वो तीर लगाता है तो क्या होता है, ये ऐसा, ठीक है। दूसरा आदमी जब तीर लगाता है इस निशाने में तो वो देख उसका रीडिंग कैसा आता है, उसका रीडिंग कुछ इस टाइप का आता है। एक बार वो यहां लगाया, दूसरी बार वो यहां लगाता है, तीसरी बार हो सकता है वो यहां लगाया, चौथी बार वो यहां लगाया, पांचवी बार हो सकता है वो यहां लगाया, ठीक है, पांचवी बार हो सकता है वो तीर यहां लगाए। तो इतना, अब ये बताओ कि ये पहला वाला तीर जो मार रहा है वो ज्यादा अच्छा है कि ये दूसरा वाला जो तीर मार रहा है वो उसका रीडिंग ज्यादा अच्छा है, बताओ। है ना, ये कोई तीर 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 जो मारते हैं ना, ठीक है, वही है। तो ये पहला वाला ज्यादा अच्छा है कि दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है? पहला वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये गोल पॉइंट के बहुत पास मार रहा है, पहला चीज। तो पहला चीज तो ये एक्यूरेट भी है, पहला चीज ये क्या है, एक्यूरेट है। दूसरा क्या है, दूसरा चीज मैं ये देख रहा हूं कि ये वहीं वहीं पास मार रहा है, आस पास ही मार रहा है, गोल के क्या मार रहा है, आस पास ही वो क्या कर रहा है, मार रहा है। तो ये जो आस पास मार रहा है ना, इसलिए जितना ये बार बार वहीं आस पास ही मारेगा उतना ही क्या बोलेंगे अपन, इसको प्रिसाइज है। तो इसकी प्रिसीजन भी क्या है, अच्छी है, प्रिसाइज है, ठीक है, ये प्रिसाइज है, ठीक है। यहां चीज समझ आए। दूसरे वाले में क्या क्या गड़बड़ी है देखते। पहली बात तो ये एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी एक्यूरेसी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है, तो ऑन एन एवरेज इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। और क्या चीज दिख रहा है हमको, और इसमें हमको ये दिख रहा है कि जब जब ये तीर लगा रहा है तो कभी ये यहां पास लगाता है, कभी ये यहां लगाता है, कभी ये यहां लगाता है, कभी ये यहां लगाता है। इसका कोई भी कहीं कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है क्या, कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। तो ये प्रिसाइज नहीं है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। समझ आ रहा है, इसकी प्रिसीजन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो प्रिसीजन क्या बोलता है, प्रिसीजन ये बोलता है, फिर अब वर्ड को पढ़ो, उसके बाद मैं इसको सेंसर के एक्सपेक्ट में बताऊंगा। इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट अंडर सेम कंडीशन, देखो कंडीशन सेम है, ठीक है, कंडीशन सेम है, और मल्टीपल रीडिंग ले रहा हूं, तो उसने मल्टीपल टाइम उसने मारा, तो देखो मल्टीपल टाइम मारा, उसके बाद क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। ए प्रिसाइज सेंसर विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस वेरी सिमिलर आउटपुट वैल्यू। अब देखो ये बहुत सिमिलर आउटपुट दे रहे हैं ना, वहीं पास आ रहा है, लेकिन ये सिमिलर आउटपुट दे रहा है क्या, नहीं, ये सिमिलर आउटपुट नहीं दे रहा है, इसलिए ये प्रिसाइज नहीं है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, प्रिसाइज। तो प्रिसीजन का अर्थ क्या होता है कि कोई एक सेंसर है, मान लो एक सेंसर है, एक टेम्परेचर सेंसर है, वो कोई एक टेम्परेचर है, यहां मान लो वो टेम्परेचर कितना है हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करने के लिए मैं यहां पास एक थर्मोकपल लगाया, ठीक है, थर्मोमीटर लगाया, जो भी है। तो थर्मोकपल लगाने के बाद ये टेम्परेचर सेंसर मेजर करेगा। तो कभी इसने मेजर किया मान लो 81 डिग्री सेल्सियस, कभी इसने मेजर किया 80.5 डिग्री सेल्सियस, कभी इसने मेजर किया 79.5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो 80 डिग्री के आसपास ही रीडिंग ले रहा है। तब मैं इस सेंसर को क्या बोलूंगा, इस सेंसर को मैं क्या बोलूंगा, दिस सेंसर इज प्रिसाइज। मतलब देख के इसको कैसे मेजर करते हैं, प्रिसीजन वो अलग मैटर, लेकिन एज अ मतलब जनरल चीज में मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि हाँ ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड है, इस एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 80 डिग्री है, और सेंसर क्या दे रहा है, कभी 81 डिग्री, कभी 80.5 डिग्री, है ना। इसका ज्यादा डेविएशन हो रहा है क्या, मेन वैल्यू के साथ डेविएशन है, नहीं है। 80 डिग्री है तो 80 डिग्री है ना। जैसे आप लोग हो, आप लोग जैसे पेपर दिलाते हो, तो पेपर दिलाते हो तो मान लो आपका जो परसेंटेज बनता है, किसी का 75% बन है, और उसका 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में आए तो फिर उसका 76% बना, और कि फिर से उसमें गए तो फिर उसका लगभग 75.5%। तो ये आसपास ही वैल्यू है ना। तो उसकी प्रिसीजन क्षमता समझ आ रहा है कि वो 75 के आसपास ही लाता है। क्लियर?
समझ आए? तो ये प्रिसाइज है, ठीक है, ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब समझ आया? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन को सुनना, यदि कोई सेंसर प्रिसाइज है, यदि कोई सेंसर प्रिसाइज है तो क्या वह सेंसर एक्यूरेट भी होगा? क्वेश्चन समझ आया? एक्यूरेसी तो समझ आता है ना, पढ़ाया हूं मैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सेंसर यदि प्रिसाइज होगा तो क्या वो एक्यूरेट भी होगा या नहीं होगा? हाँ या नहीं में आंसर देना है। क्या समझ आया ना मेरा क्वेश्चन? कोई सेंसर यदि प्रिसाइज है तो क्या वो एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट मतलब क्या होता है? कम एरर आना, एग्जैक्ट अपने गोल पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है, ये जैसे एग्जैक्ट गोल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। होगा, सब होगा बोल रहे हैं। चलो ठीक, एक इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी का एग्जांपल लेता हूं, फिर समझते हैं। पहले इसको लिख लो, तो इसको लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है। और आज इसका लैब भी होगा, ठीक है। जस्ट ये जो पार्ट पढ़े उसका लैब, मतलब आप पढ़ाई किए फिर आपका लैब, ऐसा चलेगा अभी, है ना। जल्दी लिखो, आज आप लोग का लैब होगा और लैब में आप आज आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट का क्या करोगे? प्रिसीजन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लिख लिए? चलो अब देखो, वैसे नोट्स मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप में। लिख लिए ना? हो गया? हो गया आपका? जल्दी लिखो, फास्ट। थोड़ा मैं पढ़ाते रहता हूँ ना, तो लिखने का आदत डाल रहा है, ऐसे सुनने के साथ साथ लिखना भी है, ऐसे में टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये वर्ड तो समझ आ गया, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं। जैसे कोई, इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि मतलब कोई भी सेम इन्वायरमेंट हो, है ना, सेम इन्वायरमेंट में यदि कोई सेंसर सेम इनपुट बार बार लगभग सेम इनपुट देता है तो वो क्या कहलाता है? वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज कहलाता है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, मैं क्वेश्चन क्या किया कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो क्या वह एक्यूरेट भी होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी एक रीडिंग मैं ले रहा हूं, समझना। अब देखो, ये कोई रीडिंग लेना है अपने को, ठीक है, मतलब कोई भी तीर लगा रहा है। अब वो आदमी तीर लगा रहा है, वो कहां पास लगा रहा है? तीर मार रहे हैं, समझो तीर मार रहे हैं, तो वो यहां पास मारा पहली बार में, ठीक है। जल देखो, दूसरी बार में यहां मारा, तीसरी बार में यहां मारा, चौथी बार में यहां मारा, पांचवी बार में यहां मारा, छठी बार में यहां मारा, सातवीं बार में यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं? लेकिन गोल पॉइंट क्या है हमारा? गोल पॉइंट ये है कि जो यहां मारेगा वो एक्यूरेट रहेगा। अब मेरे को बताओ, क्या ये जो तीर मार रहा है वो प्रिसाइज है कि नहीं है? प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि बार बार वो सेम जगह ही तीर लगा रहा है, बार बार वो सेम जगह ही तीर लगा रहा है, तो उसके जो पुराने रीडिंग से कंपेयर करूं तो उसका कोई डेविएशन बहुत कम है।
लेकिन जब मैं इस पूरे रीडिंग का कंपेयर इसके एक्चुअल वैल्यू से करता हूं, मतलब इसके गोल पॉइंट से कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई इसके बीच में तो बहुत डेविएशन है कि नहीं? एरर क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब आपस में तो एरर कम है, लेकिन गोल पॉइंट से इसका एरर क्या है? ज्यादा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या बोलूंगा? ये तीसरा कंडीशन है जिसमें ये एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? अपना प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन क्षमता अच्छी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि कोई इंस्ट्रूमेंट यदि एक्यूरेट है तो क्या वो प्रिसाइज होगा? एक्यूरेट मतलब उसका गोल पॉइंट से रीडिंग बहुत कम होगा। तो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो क्या वह प्रिसाइज भी होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो क्या वो प्रिसाइज भी होगा? समझ आया ना? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और ये इसका गोल पॉइंट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मान लो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा? एक्यूरेट है। मान लो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा? एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट रहेगा तो हमेशा उसकी रीडिंग कहाँ आएगी? गोल पॉइंट के आसपास आएगा कि नहीं? गोल पॉइंट के आसपास ही आएगा। ये अब ये बताओ ये एक्यूरेट है कि नहीं? पहले एक्यूरेसी को देखो। एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा गोल पॉइंट के आसपास ही आ रहा है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा? एक्यूरेट है, पहला चीज। लेकिन साथ साथ मैं ये देख रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है? प्रिसाइज भी है कि नहीं? क्योंकि रीडिंग कहाँ आ रहा है? आसपास। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा तो वो मस्ट भी प्रिसाइज भी होगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? तो कोई इंस्ट्रूमेंट यदि मेरा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी एक्यूरेट है, तो वो ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होगा, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होगा। अब ऊपर लिखे वर्ड को देखो, ए सेंसर कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये समझ आया? ए सेंसर कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ऐसा हो सकता है। गिवन अ रिजल्ट दैट इज फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू, वो रिजल्ट दे रहा है, ये ट्रू वैल्यू है ना, लेकिन वो प्रिसाइज भी है, लेकिन इसकी और ट्रू वैल्यू और इसका एक्चुअल वैल्यू के बीच में क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एरर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट यदि प्रिसाइज होगा तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो, वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता। उसके बाद आगे पढ़ो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा क्या है? कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा क्या है? कि वो एक्यूरेट भी हो और वो प्रिसाइज भी हो, ठीक है। ये वाइस वर्सा को काट दो, ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसा लिखो, ठीक है। वाइस वर्सा को नहीं लिखना है। ये ए सेंसर कैन बी प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो। यदि कोई सेंसर एक्यूरेट होगा तो वो प्रिसाइज भी होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। आप यदि ये चार डायग्राम को समझ गए, यहां से ये डायग्राम हो गया, इसको है ना, ये ना तो ये एक्यूरेट है ना तो ये प्रिसाइज है, ठीक है। ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर? लिखो। ठीक है, वर्ड पूरा समझ आया ना जो मैं लिखा हूं? ठीक है, एक एक लाइन हमको समझना है, और ये एकदम याद करने वाली चीज नहीं है, इसी का आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन निकालना है। मैं दो ग्रुप बनाऊंगा, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दूंगा आप लोगों को,
और आप लोगों को प्रिसीजन मेजर करके बताना है, ठीक है। कैसे मेजर करना है मैं आपको बताऊंगा। लैब में बताएंगे। प्रिसीजन मेजर कौन सी इंस्ट्रूमेंट का? 1 ईयर कैलिपर्स का। बढ़िया है। क्या क्या कैलकुलेट किए थे उसमें? पेन का डायमीटर। उसके बाद क्या किए थे? नहीं मतलब और प्रोसेस क्या क्या किए थे? फार्मूला कुछ यूज किए थे कि नहीं? मीन मीन वैल्यू निकाले होंगे, है ना। फिर मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है। वही चीज है, सेम वही है जो आप किए हो वही है। यहाँ पर सेंसर का करेंगे हम लोग, ठीक है। वहां जैसे आपने फर्स्ट ईयर में स्केल का किया था ना, यहाँ हम लोग सेंसर का करेंगे। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कोई सब्जेक्ट मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैं हर यूनिट का आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। यूनिट 1 में जितना हुआ पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कैसा होगा प्रैक्टिकल? आज जैसे क्लास हुआ आज ही उसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो आपके माइंड में पूरा वो क्या हो जाएगा, रटा जाएगा। फिर ऐसे घर जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिख लिए? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ प्रिसीजन। हम कैसे प्रिसीजन क्या करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझो, प्रिसीजन इज, इसको लिखते भी जाओ, प्रिसीजन इज टिपिकली मेजर बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है ऑफ मल्टीपल रीडिंग ऑफ मल्टीपल। ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकल करोगे आप इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ मल्टीपल रीडिंग का, और हम ये देखेंगे कि ए लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट हाई प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है। समझ आया क्या बोला मैंने? क्या क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करो, कैलकुलेट करो। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन कम आए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सेंसर क्या है, प्रिसाइज है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आया इसका मतलब क्या है, वो सेंसर प्रिसाइज नहीं है। वही है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन ज्यादा आ रहा है रीडिंग में, डेविएशन कम आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। तो डेविएशन कम आया मतलब प्रिसाइज है, डेविएशन ज्यादा आया मतलब वो प्रिसाइज नहीं है। तो वही चीज लिखा है, लिख लो। प्रिसीजन इज टिपिकली मेजर बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल रीडिंग। मतलब हमको एक ही कंडीशन को क्या करना है, हमको कंडीशन को क्या करना है, हमको सेम रखना है। कंडीशन को क्या रखना है, हमको सेम रखना है। और हमको मेजरमेंट करना है। जैसे ये बॉटल, इस बॉटल में मान लो मेरे को पानी का लेवल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट अपनी कंपनी में बनाया। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट का मैं चेक करूंगा कि भाई ये लेवल मेजर करता है। तो मैं क्या करूंगा, ये पानी मान लो 1 लीटर का बॉटल है, मैं इसके थ्रू मेजर किया, जैसे भी मेजर करूंगा। ये पीएच वैल्यू मानो, पीएच वैल्यू वाटर लेवल मेजर करने के लिए पीएच वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका पीएच वैल्यू मेरे को मेजर करना है। अब ये पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इस वाटर का सब कंडीशन, बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, सब कंडीशन को क्या रखूंगा, मैं सेम रखूंगा और इसको मैं डालूंगा। एक बार रीडिंग लिया, फिर हटाया, रीडिंग लिखा, फिर दूसरी बार सेम, इसको नहीं चेंज करना है। न वाटर, न इन्वायरमेंट, न टेम्परेचर, कुछ चेंज नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या रहना चाहिए, सेम। पहला डेफिनेशन वही है। फिर मैं मेजर करूंगा। ऐसे मान लो मैंने 10 बार मेजर किया, और 10 बार मेजरमेंट में फिर मैं इस मीटर का क्या देखूंगा, रीडिंग देखूंगा। और उस रीडिंग से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा। और मैं देखूंगा यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, यदि कम आएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपका प्रिसाइज होगा। समझ आए?
वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रिसाइज होगा। तो ये प्रैक्टिकल अभी करना है आपको, जस्ट अभी क्लास के बाद, ठीक है, जस्ट अभी क्लास के तुरंत बाद। तो कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन मतलब समझते हो कि नहीं? ज्यादा डेविएशन ज्यादा एरर, कम डेविएशन कम एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है? मीन मतलब समझते हो ना, एवरेज, ठीक है। तो जैसे रीडिंग लोगे, जैसे रीडिंग लोगे, एक चीज और, हाँ एक चीज और, मैं ये बताऊं कि कोई रीडिंग लेने वाला व्यक्ति बदल सकता है क्या? यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का मैं प्रिसीजन मेजर कर रहा हूं तो क्या रीडिंग लेने वाला व्यक्ति बदल सकता है? व्यक्ति बदल गया तो उसका इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहां पर डेफिनेशन पढ़ो, इसलिए मैं एकदम डेफिनेशन रटवा नहीं रहा हूं, आपको डेफिनेशन को समझा रहा हूं। देखो, इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट अंडर सेम कंडीशन, समझ आ रहा है? इफ यू टेक मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम इनपुट अंडर सेम कंडीशन, समझ आया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडर सेम कंडीशन? कि कुछ भी चीज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आदमी का चेंज होना भी तो कंडीशन का चेंज हो जाना है ना। मेरा हो सकता है मेरे को चश्मा लगा तो मेरे को कम दिखता हो सकता है आप लोगों को चश्मा नहीं लगा तो आपको अच्छा दिखता हो, है ना। एक एग्जाम्पल हो सकता है मैं रीडिंग ज्यादा अच्छा लेते हूं आप लोगों से, ठीक है। तो आदमी का कंडीशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो मेजरमेंट करने वाला भी सेम रहे, ठीक है, टेक्नीशियन भी सेम रहेगा। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल आपका रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटिंग मीन, तो जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो आदमी भी वही सेम रहेगा, ठीक है। सबको अपना अपना अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी आप बैठे हो आपको अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में अपना अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटिंग मीन, तो मान लो आपने को रीडिंग लिया, फॉर एग्जांपल x1 x2 डैश 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 x10 तक का क्या किया आप लोगों ने, रीडिंग लिया। अब कैसे कैलकुलेट करोगे मीन वैल्यू? मीन वैल्यू म्यू, मीन वैल्यू इजी है, 10 रीडिंग लिया ना आपने, 10 रीडिंग लिया तो n इज इक्वल टू 10, ठीक है। डिवाइड करोगे और बाकी को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, x1 x2 डैश 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 x10। तो यहां मैं xn ले लेता हूं और ये ऐसा, समझ आया कि नहीं? अगर 10 रीडिंग होगा तो क्या होगा, 10 तक का सम जाएगा, x1 डैश 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 x10 तक का जो भी रीडिंग आपने लिया और उसको 10 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। क्लियर हुआ? तो कैसे कैलकुलेट करोगे मीन वैल्यू? सबसे पहले आप एक सेंसर का कंडीशन को सेम रखोगे, सेम रखने के बाद आप उसी चीज को क्या करोगे, मेजर करोगे, और मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो लिख लो इसको, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए ना। अब नीचे लिखो कैलकुलेटिंग मीन। तो x1 से लेकर xn क्या है आपका, मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। लिख लिए, ठीक है। तो ये पहले आप लोगों ने म्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरा फिर क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, और वेरिएंस का स्क्वायर। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी भी मीन वैल्यू से वो कितना डेविएट हो रहा है। तो आपने कितना रीडिंग लिया है, मान लो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10। एक एग्जांपल के लिए 10 वैल्यू आप लोगों ने लिया है। तो फिर क्या करोगे, और मीन वैल्यू भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, म्यू। तो आप क्या करोगे, म्यू माइनस या
x1 माइनस म्यू, ठीक है, x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू डैश 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 x10 माइनस म्यू। मतलब इससे इसका मतलब क्या हो रहा है कि मीन वैल्यू से वो कितना डिफरेंट है, कितना उसकी दूरी है, समझ रहे हैं ना। अब ये हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। x1 की वैल्यू यदि कम हो मीन से तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और x1 की वैल्यू यदि ज्यादा होगा म्यू से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो भाई निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ूंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा ना करके मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर ले लेता हूं, x1 माइनस म्यू का स्क्वायर, x2 माइनस म्यू का स्क्वायर, ऐसे डैश 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 करके x10 माइनस म्यू का स्क्वायर। अब क्या होगा, सब पॉजिटिव हो गया ना, हुआ कि नहीं, सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लिखो पहले यहां तक, इसके बाद मैं बताता हूं। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर सम करूंगा और उसको स्क्वायर रूट कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की। लिखो इजी है, और ना कोई आपको एकदम फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, बहुत इजी है। लिख लिया, लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये म्यू तो क्या है आपका मीन वैल्यू। अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, वेरिएंस, अब वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डाटा है उसको सबको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, x1 माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, अब मैं xn करके बना देता हूं, xn माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय n। n क्या है आपका, टोटल जो भी हम लोगों ने लिया है, समझ आया, ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक x n माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये क्या कहलाएगा आपका वेरिएंस, समझ आया। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सबमिशन है, एक बार 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, n तक का डालो, ठीक है। और इसी का यदि आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, मीन निकालोगे, उसके बाद हर एक जो वैल्यू आपने मेजर किया है उस मेजर वैल्यू के साथ क्या करोगे, आप मीन वैल्यू को माइनस करोगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करके सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे अगेन टोटल नंबर ऑफ मेजर वैल्यू, जितना रीडिंग हम लोगों ने लिया है। यहां तक लिख लिए, हो गया सबका। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, यही तो मेन है ना, हमको यही तो कैलकुलेट करना है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, वेरिएंस का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो वेरिएंस क्या था भाई आपका, यही तो था हमारा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n x ऑफ n माइनस ऑफ म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये वेरिएंस है। अब इसका मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये जो निकलेगा ना हमारा, ये जो निकलेगा ना वो हमारा क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन,
समझ आया कि नहीं? समझ आए एचडी कैसे निकालते? स्टैंडर्ड डेविएशन इजी है, वेरी इजी प्रोसेस। क्लियर? अब मैं आपको एक केस स्टडी समझाता हूं इंडस्ट्री का, ठीक है? एक इंडस्ट्रियल केस स्टडी लेंगे तो मेरा हर टॉपिक में आपको केस स्टडी मिलेगा, तो आप लास्ट जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, है ना? ठीक है। और जो भी सेंसर्स पढ़ेंगे तो आपको, जैसे विक्रम सर जो है वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आर्डिनो पढ़ते हो ना आप लोग, तो यहाँ जो सेंसर पढ़ोगे ना उसको इम्प्लीमेंट वहां करना है, ठीक है? तो मजा आता है कि नहीं? वो थिंकरकैड में करते हो अभी? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग फिजिकली आपको कराएंगे। तो जितना चीज आप पढ़ोगे वहां आपको उसको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। लिख लिया? नेक्स्ट, ये आपका केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब एक केस है। एक केस ये है कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। क्या है? एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग कंपनी नीड टू इंस्टॉल ए न्यू टेम्परेचर सेंसर, एक जगह उसको इंस्टॉल करना है अपने एक टैंक में, ठीक है? एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, वहां उसको क्या करना है, एक सेंसर लगाना है। कहाँ? इंडस्ट्री में लगाना है। भाई इंडस्ट्री में लगाना मतलब समझ रहे हो ना, बहुत उसका स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना? काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं अच्छे से काम किया तो लॉस हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब देखो, द क्रिटिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड द टेम्परेचर टू हेल्ड ए वेरी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ प्रेट। मतलब फूड प्रोसेसिंग वो है, तो जब मान लो कुछ फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? फूड को प्रोसेस कर रहे तो एक जगह एक ऐसा टैंक लगा हुआ है जहां पर एक स्पेसिफिक, जब वो फूड प्रोसेस होने जो भी मटेरियल उसमें जाएगा तो उस वहां का टेम्परेचर, उस टैंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? स्पेसिफिक होना चाहिए। हो सकता है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हो सकता है वहां पर बैक्टीरिया को क्या कर किया जाता होगा, खत्म किया जाता होगा, ठीक है? जो भी मतलब आ रहा है हमारे पास खाने का जो भी मटेरियल आता है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं रहना चाहिए ना, नहीं तो हमारे को क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो वो जब गया और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया क्या होता है, मरता होगा, ठीक है? तो अब ये बताओ कि यहां पर मेरे को एक ही टेम्परेचर है ना, ठीक है? एक ही टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए कि नहीं? वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और उस टेम्परेचर को मेंटेन है कि नहीं, कि हम छू के पता लगाएंगे? हैं? कोई सेंसर ही तो पता लगाएगा ना कि हाँ वहां का वो टेम्परेचर उतना है कि नहीं। अब वो पता लगाने के लिए मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा मैं। ये टैंक में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, ये मान लो थर्मोकपल है। अब ये थर्मोकपल का मेरे को रीडिंग लेना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि भाई ये प्रिसाइज भी है कि नहीं है। प्रिसाइज होना जरूरी है कि नहीं? इसका रीडिंग हमेशा समान रहेगा, तभी तो भाई मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, तभी इसका सेम रीडिंग ये बार बार लेगा। तब इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज किया हूं वो प्रिसाइज है। समझ रहे हो? तभी मैं इस इंस्ट्रूमेंट को मैं रखूंगा, नहीं तो मैं वापस कर दूंगा। भाई मेरे को अगर ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ गया तो क्या मैं इस इंस्ट्रूमेंट को रखूंगा? क्या एज ए इंडस्ट्रियल पर्सन आप सोचो, क्या इस इंस्ट्रूमेंट को आप रखोगे यदि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ गया? नो। तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन आपको मेजर करना है, तो इंडस्ट्री में इसको मेजर करेंगे तभी तो मैं बिलीव करूंगा ना कि आप तो बेचने वाले हो, वो तो बोल देगा कि हाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, ले लो करके, तो ले लोगे क्या? है ना? तो कोई टेक्नीशियन उसको हायर करना पड़ेगा। भाई इंडस्ट्रियल का मालिक तो वहां जाके खड़ा नहीं होगा या इंजीनियर खड़ा नहीं होगा, ठीक है? कोई इंजीनियर उसको हायर करना पड़ेगा और बोलेगा कि भाई ये सामान को पकड़ और मेरे को ये बता कि ये जो टेम्परेचर सेंसर है वो प्रिसाइज है कि नहीं है। वो सिर्फ इतना बताएगा। प्रिसाइज कैसे मेजर करना है वो आप यहाँ सीख के जा रहे हो, ठीक है? तो वही आपका केस स्टडी है। आप लोग सोचो, आप हर आदमी, आप जितने भी यहाँ बैठे हो क्लास में, सब लोग क्या हो, आप लोग वो हायर इंजीनियर हो, है ना? और मेरे को मानो कि मैं कंपनी का मालिक हूं,
जो आपको एक टास्क दे रहा है। ठीक है, समझ आया? अब यहां पढ़ो, वेरी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ परेट, द सेंसर प्रिसीजन, its ability to give consistent reading is more important than its initial accuracy, as any systematic error can be corrected through calibration। ठीक है, अब यहां देखो, टू टेस्ट द सेंसर प्रिसीजन ए टेक्नीशियन प्लेस, अब मैं आप सब वो टेक्नीशियन हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टू टेस्ट सेंसर प्रिसीजन, सेंसर प्रिसीजन को मेजर करने के लिए एक टेक्नीशियन को मैंने रखा है, तो हर एक टेक्नीशियन आप लोग हो, इन कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर द टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट एट एग्जैक्टली 85 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उस टैंक का जो टेम्परेचर है उसको कितना रखा गया है? 85 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। द टेक्नीशियन को बोला कि आप इसका प्रिसीजन मेजर करो, आप इसका प्रिसीजन मेजर करो। समझ आया केस स्टडी? केस स्टडी समझ आया? केस स्टडी इज जस्ट लाइक कि एक इंडस्ट्रियल पीपल को क्या टास्क मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटिव। क्लियर? तो आपको क्या टास्क मिला है? एक टेम्परेचर सेंसर, उसका आपको मिला है। तो अब वो टेक्नीशियन मेजर किया, उसने 10 रीडिंग मेजर किया। ठीक है, वो 10 रीडिंग क्या था? ये आपको दिया गया है, ये 10 रीडिंग आपको दिया गया है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मालिक ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप मुझे बताओ क्या यह सेंसर प्रिसाइज है कि नहीं है। इसलिए उसने पहले 10 रीडिंग लिया, अब उसके बाद वो क्या करेगा? 10 रीडिंग लेने के बाद वो क्या करेगा? 10 रीडिंग लेने के बाद वो क्या करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा, और यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या हो? कम हो, तब वो बोलेगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज है। अदरवाइज वो क्या बोलेगा? कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज नहीं है। क्लियर? समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप मेरा रहेगा, मेरे को मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? म्यू इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 सब कैलकुलेटर निकाल लो। ठीक है, डिवाइड बाय 10, n इज इक्वल टू 10। अब इस वैल्यू को रखो, x1 की वैल्यू कितनी है? 85.1 प्लस x2 की वैल्यू 85.3, फिर x3 85.0 प्लस 85.4 प्लस 85.1। आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आपका सीएसवी, आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी देगा? कभी नहीं। आपको क्या पूछेगा? व्हाट इज प्रिसीजन, बस। ठीक है, तो जिसको लग रहा है कि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो एग्जाम के लायक पढ़ चुका है। लेकिन अब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम तक के लिए नहीं है ना? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका इंडस्ट्रियल केस स्टडी है, जो आपको ऐसी बुक में नहीं मिलेगा। 85.0 हो गया, उसके बाद 85.3 प्लस 85.2 डिवाइड बाय 10। क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? कौन सा वाला? ये 4 है ना? पहला दूसरा तीसरा चौथा 2 है।
चलो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। एक्यूरेट एग्जैक्ट रीडिंग देना ना, एग्जैक्ट रीडिंग बताओ मेरे कितना आ रहा है, जल्दी फास्ट फास्ट। कितना आया, जल्दी बताओ जल्दी। क्या आ रहा है एग्जैक्ट रीडिंग? आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं, कि मतलब सब्जेक्ट को फील कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो ना? बताओ कितना है रीडिंग, कितना है? बस प्लस करो फिर डिवाइड बाय 10 कर दो, कोई बहुत बड़ा पार्ट थोड़ी ना है। एटी 85.17 आ रहा है क्या? तो बताया करो ना। 85.17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सी वैल्यू है आपकी? म्यू, म्यू वैल्यू है। अब क्या करोगे दूसरे स्टेप में, हर एक का इसके साथ माइनस करके स्क्वायर करेंगे। लिख लिए यहां तक? ठीक है, मेरे को वैल्यू बताते जाना है x1 x2 की, है ना? ठीक है, चलो तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस म्यू का स्क्वायर, x2 माइनस म्यू का स्क्वायर, x3 माइनस म्यू का स्क्वायर, x4 माइनस म्यू का स्क्वायर, x5 माइनस म्यू का स्क्वायर, x6 माइनस म्यू का स्क्वायर, x7 माइनस म्यू का स्क्वायर, x8 माइनस म्यू का स्क्वायर, x9 माइनस म्यू का स्क्वायर, x10 माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू बताओ क्या है x1 की? 85.1 माइनस 80 कितना आया था? 85.17, 85.17 का स्क्वायर। x2 की बताओ? 85.3 माइनस 85.17 का स्क्वायर। उसके बाद फिर 85.0 माइनस 85.17 का स्क्वायर, फिर 85.2 माइनस 85.17 का स्क्वायर, 85.4 माइनस 85.17 का स्क्वायर, फिर 85.1 माइनस 85.17 का स्क्वायर। उसके बाद 85.0 माइनस 85.17 का स्क्वायर, फिर बताओ 85.3 माइनस 85.17 का स्क्वायर, फिर बताओ 85.2 माइनस 85.17 का स्क्वायर, फिर हो गया 10 वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और होगा ना, एक और होगा, एक देखो और कौन सा छूट गया, एक और है। लास्ट है। अरे x1 को देखो, चौथा, पहला दूसरा तीसरा, 85.2 है ना चौथा। एक बार मैच करो, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, पांचवा ये है, छठवा छठवा 4 है ना, तो यहीं पर छूट गया होगा 85.4 माइनस 85.17 का स्क्वायर। अब ठीक है, सातवां आठवां नौवां 10वां,
क्लियर? अब ये वैल्यू निकालो, कितना कितना आ रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कोई भी एक। जल्दी बताओ एक एक का, फास्ट। कोई है जल्दी बता पाओगे वो, कि मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूँ? जल्दी बताओ जल्दी। (85.1 - 85 आप लोग को सॉल्व करके बताना है मेरे को, बताओ। मैं नहीं करूँगा, आप लोग को टास्क मिला है ना। क्या है इसकी वैल्यू? ये आया सबका? चलो बताते जाओ ऐसी, तो आप लोग करोगे तब आप लोग को समझ आएगा ना। जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है? चलो आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर लेता हूँ, और उसके बाद आप लोग अपने आंसर से मैच कर लेना। गलत होगा तो मेरे को बताना मेरा। आप लोगों को तो कैलकुलेटर मिला हुआ है ना, कैलकुलेटर ला के रखा करो सब अपने पास। 0.0289 इसका बताओ। 0.009 इसका बताओ, ये वाले का, इस वाले का 0.0529 सब मैच भी करना ना, अपना अपना कैलकुलेट कर रहे हो उससे। इसका बताओ, ये वाले का 4 है ना, ठीक है। 0.0529 इसका बताओ, ये वाला है ना 0.049। 85.0 मतलब ये वाला आएगा 0.0289। 85.3 मतलब ये वाला आएगा 0.0169। 85.2 मतलब ये वाला आएगा, है ना 0.009। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेरिएंस निकल जाएगा। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.049 प्लस 0.0169 प्लस 0.0289 प्लस 0.09 प्लस 0.0529 प्लस 0.0529 प्लस 0.049 प्लस 0.0289 प्लस 0.0169 0169 प्लस 0.009 डिवाइड बाई 10। ठीक है, डिवाइड बाई 10 क्या आ रहा है आंसर? सबको जोड़ दो 10 वैल्यू को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डिवाइड बाई 10 कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा आपका वेरिएंस। ये क्या निकल जाएगा आपका वेरिएंस। क्या रहे, कैलकुलेटर सब लाया करो, ठीक है, घर में रखने के लिए नहीं मिला है। सबको मिला है कि नहीं फर्स्ट ईयर में?
इसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा, बताओ इसकी वैल्यू कितना है। कितना आ रहा है बताओ, बाकी लोग कैसे चुपचाप बैठे हो। कैलकुलेटर लाया करो, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ जाता है, घर में क्या करने के लिए रखे हो। हुआ किसी का, तुम लोग का? हुआ? चलो भाई जल्दी बताओ, बहुत धीरे करते हो। कितना आया? 0.0, सबका इतना ही आया। कितना है आपका? 0.3844। कैसे गलत अलग अलग आ रहा है यार। 3844 आया है। 0.03 ही आएगा, ठीक है, 0.03। अब इसको क्या कर लो आप, इसका रूट ओवर ले लो, कितना आ रहा है इसका स्क्वायर रूट करो, 0.03 का स्क्वायर रूट करो। जीरो पॉइंट जीरो थ्री का स्क्वायर रूट 0.173, सबका आया है इसी 0.173, ये आपका आया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बताओ ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। इतना डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हो ना, ये बहुत कम वैल्यू है। तो ये पता चला कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.173, मतलब उस टेम्परेचर सेंसर को मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं। समझ आया? तब मैं यहां से डिसाइड करूंगा कि जो टेम्परेचर सेंसर है मेरे को दिया गया है, ये टेम्परेचर सेंसर क्या है आपका, प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन क्या है, अच्छी है। ये क्या है आपका, इसकी प्रिसीजन क्या है आपकी, अच्छी का है, अच्छी क्वालिटी के। अब इस टेम्परेचर सेंसर को मेरे को आप दोगे और बोलोगे कि ये पूरा रीडिंग मैंने लिया। आप रीडिंग मत बताओ, रीडिंग को मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा, आप ये बोलोगे कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है 0.173, तो ये ट्रू वैल्यू के पास है, मतलब इसका डेविएशन ज्यादा नहीं है, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। समझ आया केस स्टडी, समझ आया कि कैसे किसी सेंसर का क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजरमेंट आप करोगे। क्लियर, क्लियर समझ आया, ठीक है। तो ये केस स्टडी हो गया। अब प्रिसीजन को याद करने की जरूरत है क्या कहीं पर से भी, तो ये अब इस केस स्टडी का आंसर क्या होगा, इस केस स्टडी का आंसर ये होगा कि ये जो टेम्परेचर सेंसर मेरे को दिया गया है इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ये 85 डिग्री के आसपास ही क्या करेगा, रीडिंग लेगा, जो कि मेरे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। क्लियर समझ आया, ठीक है। अब बुक पढ़ोगे तो ये सब थोड़ी मिलेगा, करके देखना अब बुक को, आपको क्या मिलेगा, प्रिसीजन दिस वन लाइन, इतना खत्म, ठीक है। और ये आपका कोई सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, लेकिन जब तक आप किसी चीज की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई पढ़ रहे हो, हर चीज आप पढ़ रहे हो उसकी क्या है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपको
मैं हर एक टॉपिक में बता रहा हूं। रेंज में भी मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ यू सेलेक्ट द रेंज। आज मैंने क्या पढ़ाया, हाउ यू सेलेक्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, है ना। आज आपने ये चीज सीखा है कि आप प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैसे सेलेक्ट करोगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिबिलिटी। रिप्रोडक्टिबिलिटी का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिबिलिटी रिफर टू डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिजल्ट when a measure, experiment or process is carried out under different condition. What is different between precision and reproducibility? ये तो दोनों सेम नहीं लग रहा आप लोग को। रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड प्रिसीजन ये सेम नहीं लग रहा है। रिप्रोडक्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? फिर से उस चीज को रिप्रोडक्ट करना, बट रिप्रोडक्ट इन अंडर डिफरेंट कंडीशन। यदि आप लोगों ने रीडिंग लिया, एक बार उसने लिया, दूसरा बार इसने लिया, तीसरा बार इसने लिया, तो आप क्या मेजर करोगे? उसकी रिप्रोडक्टिबिलिटी मेजर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? और यदि एक ही आदमी ने मेजर किया तो वो प्रिसीजन हो जाएगा। समझ आया? तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट को मैंने आज छत्तीसगढ़ में रखा और मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया। अब उसे इंस्ट्रूमेंट को मैंने जम्मू कश्मीर में रखा और 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया। मतलब कंडीशन क्या हो गया? कंडीशन हो गया डिफरेंट। और काम और मेजर क्या कर रहा हूं कि वो सेम वैल्यू को रिप्रोडक्ट कर पा रहा है कि नहीं, यदि मैं कंडीशन को भी चेंज कर रहा हूं। मतलब आज मैंने टेक्नीशियन, भाई जरूरी थोड़ी है कि एक ही टेक्नीशियन हमेशा काम करेगा। करेगा क्या? दिन भर तो नहीं लग सकता। तो भाई मैं 10 मतलब शिफ्ट वाइज मैंने टेक्नीशियन रखा हुआ है। अब शिफ्ट वाइज मैंने टेक्नीशियन रखा है तो शिफ्ट वाइज हर टेक्नीशियन कौन सी वैल्यू मेजर कर रहा है, तब मैं वो बोलूंगा कि हाँ ये रिप्रोडक्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, रिप्रोडक्टेबल है। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन चेंज होना मतलब आदमी का भी चेंज होना होता है। लेकिन आदमी के चेंज से मैं सेंसर को वो कर सकता हूँ क्या? प्रेडिक्ट कर सकता हूं? नहीं भाई, आदमी की अपनी अलग एक्यूरेसी है, सेंसर की अपनी अलग एक्यूरेसी है ना अपनी। तो सेंसर की क्षमता को देखने के लिए मेरे को उसके इन्वायरमेंट कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक बार 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया और मैंने उसकी प्रिसीजन निकाला। उसके बाद हो सकता है मैंने उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, हो सकता है मैं उसको -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करूं और मैं फिर उसका प्रिसीजन निकालूंगा और मैं देखूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें भी कितना आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं। हो सकता है उस निगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर में प्रिसीजन में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो रिप्रोडक्टेबल कहलाएगा कि नहीं? नहीं कहलाएगा। रिप्रोडक्टेबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 80 डिग्री के लिए वो ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं -25 डिग्री टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कर दिया तो वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा, इसलिए तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ज्यादा आई। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरा रिप्रोडक्टेबल नहीं है। यदि डिफरेंट स्टेट पे भी वो सेम काम करे, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करे, तब वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका रिप्रोडक्टेबल सेंसर कहलाएगा। समझ आया? ठीक है। एक सेंसर को आप यहां मेजर करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक सेंसर को -0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, सॉरी -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ और देखो कि वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड वो अच्छे से मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि वो वहां नहीं कर पाया तो कॉमन सी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ज्यादा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और 25 डिग्री के लिए उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी आई, कम आई, ठीक है। तो 25 डिग्री के लिए वो सही है, लेकिन -2 डिग्री के लिए वो सही नहीं है, तो उसकी रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑन एन एवरेज सही नहीं है। क्लियर? समझ आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड प्रिसीजन? मेजरमेंट हम प्रिसीजन करेंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशन में रखेंगे उस सेंसर को। आज 80 डिग्री भी मेजर कर दे, जहां पास मान लो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है ना, और वहां पास मान लो रूम का टेम्परेचर, एक बात की बात, इस रूम टेम्परेचर को मेरे को मेजरमेंट करना है, इस रूम का टेम्परेचर। अब भाई ठंडी के दिन में अलग होता है, गर्मी के दिन में अलग होता है, पंखा चालू कर दिया तो अलग है, एसी चालू किया तो अलग है। समझ रहे हो कि नहीं? तो
यहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, मैं देखूंगा कि वो इंस्ट्रूमेंट सही सही मेजर कर रहा है कि जो तो वेरिएबल चीज अलग अलग स्टेट पे हो रहा है ना, सीजन वाइज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट स्टेट हुआ कि नहीं, डिफरेंट कंडीशन हुआ कि नहीं। समर सीजन में अलग टेम्परेचर देगा यही रूम का, विंटर में अलग देगा, है ना, स्प्रिंग सीजन में अलग देगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देगा। उस हर सिचुएशन में हमको क्या देखना है कि समर के सिचुएशन में देखूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है डे बाय डे, विंटर के सीजन में देखूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, रेनी सीजन में देखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, और मैं देखूंगा कि हाँ सब सीजन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तब ये सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम इज रिप्रोडक्टेबल। समझ आया, सिस्टम इज रिप्रोडक्टेबल। तो लिख लो इसको। तो कैसे सब्जेक्ट आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, फील कर रहे हो ना। अब जस्ट इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक हो गया, एक्यूरेट हो गया, रेंज हो गया, प्रिसीजन हो गया और रिप्रोडक्टिबिलिटी हो गई। इतना चीज आपको पढ़ाया तो थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ इंडस्ट्री में ऐसा काम होता होगा, सेंसर का इतना इंपॉर्टेंस है कि कोई भी सेंसर को उठा के हमको नहीं रखना है, ठीक है। तो आप टेस्टिंग इंजीनियर बनोगे तो किसी भी सेंसर टेस्टिंग इंजीनियर क्या करेगा, सेंसर टेस्टिंग इंजीनियर यही करता है, डाटा शीट जब तैयार करेगा ना, जब डाटा शीट तैयार करेगा उसमें ये सब वर्ड लिखा गया कि भाई ये सेंसर का प्रिसीजन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रिप्रोडक्टेबल है। तो सेंसर का जो टेस्टिंग इंजीनियर है वो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। चलो लिख लिया इसको, ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिबिलिटी। हाउ रिप्रोडक्टिबिलिटी मेजर, मैं आपको अभी बताया, क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक स्टेट पे बार बार कैलकुलेट करोगे, सभी स्टेट पे यदि स्टैंडर्ड, जैसे मान लो सीजन, समर सीजन पे स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया, विंटर सीजन पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया, इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारा जो सेंसर है वो रिप्रोडक्टेबल सेंसर है, ठीक है ना, ये हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और सही वैल्यू दे रहा है। और अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन किसी में ज्यादा आ गया किसी में कम आया तो आपका जो सेंसर है वो रिप्रोडक्टेबल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक समय में ही सही काम करता है, ठीक है, अदरवाइज वो सही काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने, तो मैंने समझा दिया है ऑलरेडी आपको कि कैसे आपको मेजर करना है रिप्रोडक्टेबल, क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, तो आपको कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, किसी को भी है डाउट पूछा करो, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे ना तब तक आप लोग